हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रंगवंश इंस्टीट्यूट पर। मैं दीपक सनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट है JICAR और AG सुपरवाइजर के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। पशुपालन में हम देते हैं अभी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, JICAR और एग्रीकल्चर के लिए पशुपालन महत्वपूर्ण है। और पशुपालन में देखते हैं हम कि पशुपालन की उत्पत्ति कब हुई थी। पशुपालन उत्पत्ति की उत्पत्ति देखें, सबसे पहले पशुपालन कब शुरू किया गया था, तो वह 6000 BC 6000 ईसा पूर्व पशुओं का पालन शुरू किया गया था, जिनमें सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया था, कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता पाला गया था। अब इसके बाद आता है पशुपालन की उत्पत्ति 6000 ईसा पूर्व की गई थी। अब इसके बाद आती है उसकी हिस्ट्री और इनसे संबंधित हिस्ट्री में जैसे मंत्री वगैरह संबंधित, उसका अध्ययन बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पशुपालन की परिभाषा। डेफिनेशन देते हैं पशुपालन की। तो पशुओं के पालन संबंधित देखें पशुपालन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में बात करें तो पशुओं के प्रबंधन की ऐसी कला जिसमें पशुओं के आवास, आहार, उनके प्रजनन एवं स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल करते हुए अधिक से अधिक प्रोडक्शन लाभ लिया जाता है, उसे ही पशुपालन कहते हैं। अब इसमें देखें पशुओं पशुओं के प्रबंधन की पशुओं के प्रबंधन की ऐसी कला पशुओं के प्रबंधन की ऐसी कला जिसमें पशुओं के आवास, आहार, स्वास्थ्य, प्रजनन की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। तो पशु परिभाषा में देखें पशुपालन की, तो पशुओं के प्रबंधन की ऐसी कला जिसमें पशुओं के आहार, स्वास्थ्य, प्रजनन से संबंधित देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। इसके बाद आती है पशुपालन से संबंधित टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी देखें, पशुपालन की टर्मिनोलॉजी। शब्दावली, पशुपालन की शब्दावली। अब शब्दावली में पहला जो टर्म आता है वो आता है चयन। पहला जो टर्म है वो है चयन।
सिलेक्शन। सिलेक्शन तो पहला टर्म है पशुपालन से संबंधित, वो है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन देखें क्या है। कोई पशुओं का झुंड है, ये कोई पशुओं का झुंड है। किसी पशुओं के झुंड में से अपनी इच्छा के अनुसार इच्छित गुणों वाले ऐसे पशु का चयन करना जिसका एग प्रोडक्शन हो या मिल्क प्रोडक्शन हो, जिसकी प्रोडक्शन अधिक हो। इच्छित गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना, कोई भी पशु को चुनकर अलग करना ही चयन कहलाता है। अब चयन में कैसे पशु का चयन किया जाता है? जिसका प्रोडक्शन अच्छा हो, स्वस्थ हो, ऐसे पशु को चयन किया जाता है, इसको कहते हैं चयन। अब इसमें आता है चयन में क्या लिखेंगे? किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तम व इच्छित गुण वाले पशु को चुनकर अलग करना। अपने उद्देश्य यानी दूध उत्पादन हुआ, अंडा उत्पादन हुआ, या कोई भी उद्देश्य हुआ, उसके लिए पशु को, जो स्वस्थ पशु हो, उसको छांटकर अलग करना ही चयन कहलाता है। इसके बाद सेकंड टर्म आता है कलिंग। कलिंग, अब कलिंग क्या है? कलिंग को इंग्लिश में कलिंग बोलते हैं। अब कलिंग क्या है? कोई पशुओं का झुंड है, कोई भी झुंड हुआ। अब इसमें से क्या है? जो अनुत्पादक मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अनुत्पादक है जो भी कोई प्रोडक्शन, एग या मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या हुआ बीमार हुआ, या वे बीमार है, तो ऐसे पशु को झुंड से अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। तो इसमें ले सकते हैं बीमार या अनुत्पादक पशु को झुंड या समूह से अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। अनुत्पादक या बीमार पशु को समूह से अलग करना ही कलिंग कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा टर्म आता है, थर्ड टर्म, वो आता है डोकिंग। डोकिंग क्या है? डोकिंग एक पूंछ काटने की प्रक्रिया है जो कि मेन रूप से भेड़ में की जाती है। अब इसका कारण क्या है? जो भेड़ होती है उसमें पूंछ काटने की प्रक्रिया क्यों की जाती है? जैसे भेड़ है, भेड़ की जो पूंछ होती है वो जमीन की सरफेस से छिमती है, जिससे क्या होता है? परजीवी पूंछ पर चढ़ करके उसमें पशु में संक्रमण कर देते हैं, इसलिए इनकी पूंछ को काट दिया जाता है ताकि परजीवियों का संक्रमण ना हो। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूंछ काटने की प्रक्रिया डोकिंग कहलाती है। अब इसका समय देखें तो डोकिंग क्या है? 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन की अवस्था पर की जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन की उम्र में
15 दिन की उम्र में भेड़ या अन्य भेड़ व अन्य पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया क्रिया डॉकिंग कहलाती है। कहलाती है। 1 से 2 दिन या 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन की उम्र में भेड़ या अन्य पशुओं की पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम डॉकिंग कहते हैं। इसके बाद अगला टर्म जो देखेंगे हम वो आता है फ्लैशिंग। अगला टर्म है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग क्या है उस पर नजर करते हैं। जो अगला टर्म है हमारा टर्मिनोलॉजी में वो है फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग वर्ड फ्लैशिंग फ्लैशिंग शब्द जो है इस तरह से यूज किया जाता है। जो गर्भित भेड़ होती हैं उनमें अतिरिक्त आहार देने को ही फ्लैशिंग बोलते हैं। जो एक तो होता है जीवन निर्वाह आहार। तो जीवन निर्वाह आहार तो नॉर्मली दिया जाता है। उसके साथ साथ जब पशु गर्भित होता है तो उसको जो अलग से आहार दिया जाता है भेड़ पशुओं में उनको बोलते हैं फ्लैशिंग। तो इसमें ले सकते हैं गर्भित भेड़ गर्भित भेड़ गर्भित भेड़ को ब्याने के 3 से 4 सप्ताह गर्भित भेड़ को ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार क्या कहलाता है? फ्लैशिंग। तो गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग। फ्लैशिंग के बाद आता है डेविकिंग। फ्लैशिंग के बाद डेविकिंग। तो फ्लैशिंग के बाद हम दूसरा टर्म देखते हैं वो आता है इसी से रिलेटेड है वो है स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप में क्या होता है इसी से रिलेटेड है। तो देखें इसमें स्टीम अप जो है ना ब्याने वाले पशुओं को ब्याने से पूर्व अनुमानित जो आहार दिया जाता है अनुमानित जो तिथि है 6 महीना पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है जो खिलाया पिलाया जाता है जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त जो भी खिलाया पिलाया जाता है उसे कहते हैं स्टीमिंग अप ब्याने वाले पशु में। फ्लीजिंग अप तो ओनली गर्भित भेड़ में थी लेकिन स्टीमिंग अप है जो ना ब्याने वाले पशु की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व की खिलाई पिलाई
ब्याने वाले पशुओं के अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो कुछ भी खिलाया पिलाया जाता है, खिलाई पिलाई की जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? स्टीमिंग अप कहते हैं। तो फ्लैशिंग में गर्भित भेड़ को 3-4 सप्ताह पूर्व जो कुछ भी खिलाया पिलाया जाता है उसको तो बोलते हैं हम फ्लैशिंग। लेकिन स्टीमिंग अप में ब्याने वाले पशुओं को 6 सप्ताह पूर्व जो कुछ भी अतिरिक्त खिलाया जाता है जीवन निर्वाह आहार के अलावा, उसको बोलते हैं स्टीमिंग अप। इसके बाद अगला जो टर्म आता है वो आता है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग क्या है? डीवर्म यानी कृमि मुक्त करना। कोई भी जीव है उसको कृमि मुक्त करना। तो डीवर्मिंग के शब्द का यूज किया जाता है मुर्गियों। मुर्गियों को उनके पेट में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना ही डीवर्मिंग कहलाता है। तो डीवर्मिंग। तो इसमें आता है डीवर्मिंग में मुर्गियों को उनके पेट में पाए जाने वाले, पेट या बोल सकते हैं आंत, पेट या आंत में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। तो मुर्गियों की जो आंत में या पेट में जो भी कृमि पाए जाते हैं उनसे मुक्त करना, उन्हें नष्ट करना डीवर्मिंग कहलाता है। तो फर्स्ट डीवर्मिंग कब की जाती है? फर्स्ट डीवर्मिंग जो की जाती है 4.5 माह की उम्र में की जाती है। और सेकंड जो डीवर्मिंग है वो 6 माह की उम्र में की जाती है। इसके बाद जो अगला टर्म आता है अगला टर्म क्या होता है? कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या है? तो कैनाबोलिज्म देखें तो ये मुर्गियों में पाए जाने वाली तरह की जो चूजे होते हैं उनमें बीमारी पाई जाती है एक तरह से। तो इसके बीमारी कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक की कमी से होता है। तो इसमें होता है क्या है, जो चूजे होते हैं छोटी उम्र में वो एक दूसरे को चोंच मार करके घायल कर देते हैं। तो कैनाबोलिज्म देखें अगला टर्म है कैनाबोलिज्म, 7वें नंबर का। कैनाबोलिज्म इसमें होता है क्या है, मुर्गियों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। मुर्गियों का चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना कैनाबोलिज्म कहलाता है। अब इसका जो कारण है वो क्या है? कैनाबोलिज्म का कारण क्या है? NaCl के कारण, NaCl की कमी के कारण ही कैनाबोलिज्म होता है, यानी नमक की कमी के कारण कैनाबोलिज्म होता है। इसके बाद अगला जो टर्म आता है कैपोनाइजेशन यानी बधियाकरण। अगला जो टर्म आता है वो आता है बधियाकरण। कैपोनाइजेशन ये है कैपोनाइजेशन। अब कैपोनाइजेशन यानी बधियाकरण भी इसको बोलते हैं। क्या होता है कैपोनाइजेशन? तो कैपोनाइजेशन क्या है? बधियाकरण।
इसमें जो मुर्गियों की प्रजनन क्षमता है उसको नष्ट कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है। तो मुर्गियों कैपोनाइजेशन मुर्गों में किया जाता है, तो मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त करना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। मुर्गों की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना ही बधियाकरण कहलाता है। अब बधियाकरण जो नर मुर्गा होता है उसको क्या बोलते हैं? बधियाकृत नर मुर्गा को हम बोलते हैं कैपिन। तो बधियाकृत नर मुर्गा क्या कहलाता है? कैपिन। अब इसका पर्पज क्या है? बधियाकरण करने का क्या उद्देश्य है? तो वो है अधिक मांस उत्पादन। अधिक मांस उत्पादन करना क्या है? बधियाकरण का उद्देश्य है। नौ में टर्म था। तो कौन कौन से टर्म हमने देख लिए हैं उन पर एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले देखा था हमने कि पशुपालन की उत्पत्ति कब हुई। तो पशुपालन का क्या उद्देश्य था? मेन चीज तो देखें, पशुपालन का मेन पर्पज था भोजन प्राप्ति। क्योंकि पशुपालन का उद्देश्य क्या है? भोजन प्राप्ति। इसको हम शिकार के रूप में या ऐसे प्रोडक्ट जैसे दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, इन सब चीज़ों में प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या था कि पशुओं एक प्रबंधन की ऐसी कला जिसमें पशुओं के आवास, आहार और स्वास्थ्य, आवास, आहार, स्वास्थ्य, प्रजनन की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पशुपालन। इसके बाद पशुपालन से संबंधित हमने शब्दावली देखी थी, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था? चयन। चयन में क्या है? किसी झुंड में से अपनी इच्छा के अनुसार इच्छित गुणों वाले पशुओं को अलग करना, जिसका दूध प्रोडक्शन अच्छा हो, मांस प्रोडक्शन अच्छा हो, ऐसे पशु को छांट कर अलग करना ही सिलेक्शन कहलाता है, चयन कहलाता है। इसके बाद आता है डोकिंग। डोकिंग इस कलिंग आता है, सेकंड टर्म था कलिंग। कलिंग में क्या था? किसी झुंड में से बीमार या अनुत्पादक पशु को छांट कर अलग करना ही क्या कहलाता था? कलिंग। कलिंग के बाद तीसरा टर्म जो था हमारा डोकिंग था। डोकिंग क्या है? डोकिंग क्रिया जो है एक पूंछ काटने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, जो मेन रूप से भीड़ में की जाती है उसको परजीवियों से बचाने के लिए। तो उसमें हम डॉकिंग में एक लाइन और लिख सकते हैं कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं। तो उसमें नोट लगा नीचे लिख भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट लगाए डॉकिंग में लिखना है कि भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। तो भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। एक डॉकिंग में था। डॉकिंग के बाद अगला जो टर्म था वो था फ्लैशिंग। फ्लैशिंग में हमने बताया था कि गर्भित भेड़ को ब्याहने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व जो अतिरिक्त आहार, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त अलावा जो आहार दिया जाता है उसको हम फ्लैशिंग अप कहा था। उसके बाद फ्लैशिंग के बाद आया था ये शब्द स्टीमिंग अप। ब्याहने वाले पशुओं, स्टीमिंग अप में क्या था? ब्याहने वाले पशुओं को ब्याहने से 6 सप्ताह पूर्व जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसको हमने कहा था स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप के बाद आया था डिवी किंग। जो छठा टर्म था हमारा डिवी किंग। डिवी किंग में क्या था? इसमें क्या है, मुर्गियों में जो क्या है, सॉरी, डिवी किंग ने क्या कराया था? अभी हमने करवाया था डीवर्मिंग। तो जो छठा टर्म था हमारा डीवर्मिंग था। तो मुर्गियों के पेट में या आंत में जो भी कृमियां पाए जाते हैं उनको नष्ट करना डीवर्मिंग कहलाता है। अब डीवर्मिंग की क्रिया 2 बार की जाती है। पहली डीवर्मिंग की जाती थी 4.5 महीना की एज पर, और सेकंड डीवर्मिंग की जा रही थी होती 6 माह की
उम्र पर। इसके बाद आता है कैनाबोलिज्म। तो कैनाबोलिज्म क्या था? कैनाबोलिज्म में क्या है, मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मार करके घायल कर देती हैं। तो ये किस कारण हो रहा था? NaCl की कमी के कारण हो रहा था। कैनाबोलिज्म के बाद आता है कैपोनाइजेशन यानी बधियाकरण। अब बधियाकरण क्या होता है? मुर्गी की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना बधियाकरण कहलाता है। और बधियाकरण जो नर मुर्गा उसको हमने कैपिर कहा था, और इसका पर्पज क्या था? अधिक मांस प्रोडक्शन। इसी बीच में एक टर्म और आता है डिवर्मिंग से पहले, डिबी किंग। डिबी किंग डिबी किंग। इसमें क्या किया जाता है? मुर्गियों की चोंच काटने की प्रक्रिया है ये। अब चोंच काटने की प्रक्रिया है, तो इनमें क्या है, मुर्गों में या मुर्गियों में, जो भी बोल सकते हैं। अब चोंच को काटते हैं एक माह की आयु में। तो मुर्गियों में एक माह में, एक माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया। तो मुर्गियों में एक माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया को हम डेबिकिंग कहते हैं। अब चोंच काटने की प्रक्रिया क्यों की जाती है? मेनली देखें तो चोंच काटने की प्रक्रिया क्यों की जाती है, वो है कैनाबोलिज्म के कारण। क्योंकि जब इनकी चोंच बड़ी होगी तो क्या होगा, ये एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देंगे, उसको हम बोल रहे थे कैनाबोलिज्म। तो इसलिए इसमें एक माह की आयु में इनकी चोंच काट दी जाती है। अब चोंच काटने का जो ऊपरी भाग, ऊपरी चोंच कितनी काटी जाती है, तो वो है ऊपरी चोंच 1/4 भाग काटी जाती है। और निचली चोंच की कितना भाग काटा जाता है? 1/8 भाग काटा जाता है। तो ये चोंच काटने की प्रक्रिया है। ऊपरी चोंच का 1/4 भाग काटा जाता है और निचली चोंच का 1/8 भाग काटा जाता है। ये हमारे 9 टर्म थे। इसके बाद अगला टर्म देखें। अगला टर्म आएगा डिसवर्डिंग या डीहॉर्निंग। उससे पहले हमने ये और देखा था, अभी हमने देखा था बधियाकरण। 8वां हमारा टर्म था बधियाकरण। तो बधियाकरण में देखें हमने अभी देखा था कि मुर्गों की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। बधियाकृत नर मुर्गा कैपिन कहलाता था। और बधियाकरण का पर्पज क्या है? अधिक मांस उत्पादन। अब इसमें देखें मुर्गे की उम्र, जो मुर्गा था उसकी उम्र कितनी थी? 10 माह के मुर्गों में ये प्रक्रिया किया करते हैं। अब जब इनको बधियाकृत करते हैं तो ये हार्मोन का यूज करते हैं। उस हार्मोन का नाम क्या है? तो उस हार्मोन का नाम है डाई इथाइल वेस्टल हार्मोन। डाई इथाइल स्टिल वेस्टाल हार्मोन। तो बधियाकरण मुर्गी की उम्र 10 माह होती है और इसके लिए डाई इथाइल स्टिल वेस्टाल हार्मोन का यूज करते हैं। इसके बाद जो 10वां हमारा टर्म था वो था डिसवर्डिंग या डीहॉर्निंग। डिसवर्डिंग या डीहॉर्निंग, इसमें देखिए डिसवर्डिंग या डीहॉर्निंग क्या है? हॉर्न यानी सींग।
तो पशु में सींग हटाने की क्रिया, हॉर्न हटाने की क्रिया डिसवर्डिंग कहलाती है। अब इसकी उम्र देखें तो इसकी उम्र होती है 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन। तो पशु में सींग हटाने की क्रिया, उम्र होती है 7 से 15 दिन। अब इसके बारे में हम जैसे डिसवर्डिंग जो है इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन एक चैप्टर के अंदर करेंगे, जिसमें देखेंगे पशुओं में सींग क्यों हटाए जाते हैं और कौन कौन सी विधियों से हटाए जाते हैं। इसके बाद डाउन कवर, जो 11वां हमारा टर्म है डाउन कवर क्या है। 11वां टर्म है डाउन कवर। डाउन कवर में क्या है, जो गर्भावस्था में बछड़ा ब्याने से 15 दिन पूर्व का जो अनुमानित समय होता है, गर्भावस्था में बछड़ा देने की 15 दिन पूर्व के अनुमानित समय को क्या कहते हैं, डाउन कवर कहते हैं। इसके बाद जो अगला टर्म आता है वो है कास्टिंग। कास्टिंग 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 शब्द को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज तक हमारे टर्म थे 11 टर्म, बाकी के जो टर्म है उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना।